जैसा कि हम लोग को पता है, हम लोग जो है फिजिक्स के पार्ट 2 का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और गोलीय दर्पण। इसमें जो है हम कुछ हेडिंग को पढ़ चुके थे। ठीक है, कल हम लोगों ने जो है दर्पण पढ़ लिया था। कल हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है? दर्पण। दर्पण के कितने प्रकार थे? दर्पण के 2 प्रकार थे। एक को हम कह रहे थे अवतल दर्पण, ठीक है, एक को क्या बोल रहे थे? अवतल दर्पण, और दूसरे को क्या बोलते हैं? दूसरे को बोलते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, कल हम लोगों ने यहाँ पे इन दोनों की परिभाषाएं पढ़ ली थी। जैसे अवतल दर्पण की परिभाषा बताई गई थी, वे गोलीय दर्पण जिनके उभरे हुए भाग पर क्या कर दिया जाएगा? पालिश कर दी जाएगी, और दबे हुए भाग से कौन सी घटना कराई जाएगी? परावर्तन की। ठीक है, तो ऐसे दर्पण कौन कौन सा दर्पण बोल रहे थे? अवतल दर्पण। ठीक है, इसी प्रकार उत्तल दर्पण में क्या होता है? इसकी जो है दबे हुए भाग पर कलई कर दी जाती है और उभरे हुए भाग से परावर्तन की घटना कराई जाए, तो ऐसे दर्पण को हम क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। यहाँ तक हम जो है परिभाषाएं पढ़ चुके हैं। आज हम क्या करेंगे? इस दर्पण से जो है संबंधित, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं जिनको हमको जानना है। ठीक है, जिनको हमको जानना जरूरी है। तो हेडिंग हम क्या बनाएंगे? पहला, आज की जो पहली हेडिंग हो जाएगी गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। ठीक है, हेडिंग क्या हो जाएगी? गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। ठीक है, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं आज की ये जो है पहली हेडिंग हो जाएगी। कि ये सभी लोग हेडिंग बनाएंगे गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। कल हम गोलीय दर्पण देख चुके हैं दोनों। पहला हमारा गोलीय दर्पण था। क्या करते हैं गोलीय दर्पण में? गोलीय दर्पण में जो है हम किसी कांच के खोखले गोले के एक हिस्से को काट कर उसके जो है एक भाग पर पालिश कर देते हैं। जैसे अगर दर्पण अवतल है तो ये पृष्ठ तो उभरा हुआ पृष्ठ है। ये कौन सा पृष्ठ है? उभरा पृष्ठ है। उभरे पृष्ठ पर हम क्या कर देंगे? अवतल दर्पण में जो है हम उभरे पृष्ठ पर जो है पालिश कर देते हैं। उभरे पृष्ठ पर क्या करेंगे? पालिश कर देंगे। और दबे पृष्ठ से कौन सी घटना कराएंगे? ये पृष्ठ जो है दबा पृष्ठ। दबा पृष्ठ कैसा होगा? परावर्तक होगा। दबा पृष्ठ कैसा होने वाला है? परावर्तक। यानी दबे हुए पृष्ठ से हम परावर्तन की घटना कराएंगे। उभरे हुए पृष्ठ पर हम क्या कर देते हैं? उभरे हुए पृष्ठ पर हम पालिश कर देते हैं। ठीक है, उभरे हुए पृष्ठ पर हमने क्या कर दिया है? उभरे हुए पृष्ठ पर हमने पेंट कर दिया है। और दबे भाग से कौन सी घटना करा रहे हैं? परावर्तन की। ठीक है, चूंकि यह कांच का खोखला गोला था, और जो गोला था तो गोले का एक केंद्र भी होगा। ठीक है, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से। ठीक है, गोले के केंद्र को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से। कल ये फिगर हो गया था। ये तो कौन सा दर्पण था? ये जो है हमारा अवतल दर्पण था। ये कौन सा दर्पण था? अवतल दर्पण। कैसे पता चला? क्योंकि परावर्तन किस भाग से हो रहा है? दबे पृष्ठ से। ठीक है, दबे भाग से परावर्तन की घटना हो रही है। उभरे पृष्ठ पर क्या कर दिया गया है? कलई या पेंट कर दिया गया है। इसी तरह जो है हम जब देखते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है, कौन सा दर्पण था कल? उत्तल दर्पण हो जाएगा दूसरा। तो इसमें क्या करते हैं? उत्तल दर्पण में क्या होता है जी? उत्तल दर्पण में उभरा हुआ पृष्ठ जो है परावर्तक होता है। कौन सा पृष्ठ परावर्तक होगा? उभरा पृष्ठ जो हो जाएगा या हो जाएगा परावर्तक। ठीक है, उभरा पृष्ठ हो जाएगा परावर्तक, और दबा पृष्ठ क्या किया जाएगा? दबे भाग पर कलई। ठीक है, दबा भाग जो है पालिश कर दिया जाएगा। ठीक है, दबे हुए भाग पर पालिश कर दिया जाएगा। यहाँ पे हम पेंट कर देते हैं। ठीक है, दबे हुए भाग पर हम क्या कर देते हैं? पेंट कर देते हैं। तो ये जो भाग है ये हो जाएगा हमारा, ये दर्पण कौन सा हो जाएगा? ये वाला जो हमारा दर्पण है, इसको हम कौन सा दर्पण बोल रहे हैं? इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण बोलते हैं? उत्तल दर्पण। कैसे पता चला? उभरे हुए भाग पर जो है पालिश, उभरा हुआ भाग जो है परावर्तक है और दबे हुए भाग पर पालिश कर दी गई है। अब इस दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। ठीक है, जैसे एक तो यही हो गया सी, जिसको हम क्या बोलेंगे? जिसको हम बोलते हैं, इसका तो सेंटर होता है गोलीय दर्पण का। ठीक है, खोखले गोले का सेंटर होता है, लेकिन इसको वक्रता केंद्र भी बोला जाता है। ठीक है, तो जैसे इस दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं होने वाली हैं। जैसे एक हो जाएगा ध्रुव। ठीक है, किसकी किसकी हमको परिभाषा पढ़ लेनी है? ध्रुव की। ठीक है, दूसरा नंबर किसका परिभाषा पढ़ लेना है? वक्रता केंद्र। ठीक है, किसकी परिभाषा पढ़ लेनी है? वक्रता केंद्र की। तीसरी किसकी परिभाषा पढ़ेंगे? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तीसरी किसकी परिभाषा हो जाएगी? वक्रता त्रिज्या। और भी आ सकता है, जैसे मुख्य अक्ष हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष। और क्या हो सकता है? पांचवा नंबर जो है हो सकता है, और क्या होगा? मुख्य फोकस हो जाएगा। ठीक है, कौन सा फोकस हो जाएगा? मुख्य फोकस, जो इंपॉर्टेंट भी होता है। ठीक है, मुख्य फोकस हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? फोकस दूरी हो जाएगी। ठीक है, फोकस दूरी हो जाएगी। और कौन सा हो जाएगा? फोकस तल हो जाएगा। फोकस तल। ठीक है, इन सब की हमको क्या करनी है? परिभाषाएं पढ़ लेनी है, जो गोलीय दर्पण से ही संबंधित है। ठीक है, जो गोलीय दर्पण से ही संबंधित है, इन सब की हम क्या करेंगे? इन सब की जो है हम परिभाषाएं ध्यान रखेंगे। ठीक है, इन सब की हम क्या करने वाले हैं? परिभाषाएं पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम इसमें इसको जो है हम देख लेते हैं। जैसे ध्रुव क्या है?
ध्रुव क्या है जी? किसी गोलीय दर्पण का जो है मध्य बिंदु, ठीक है। मान लेते हैं ये हमारा गोलीय दर्पण था, ठीक है। अब इतना काम का नहीं है हमारा, केवल इतना ही काम का है। तो किसी गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसे ध्रुव कहते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे? P से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। अभी लिखेंगे नहीं, पहले एक बार परिभाषा समझ लेते हैं सबकी क्या है, ठीक है। तो किसी गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, इस गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु ही दर्पण का क्या हो गया? ध्रुव हो गया, ठीक है। दूसरी हेडिंग क्या है? वक्रता केंद्र। ध्रुव को किससे प्रदर्शित करेंगे? P से, पोल बोलते हैं, ठीक है। ध्रुव को क्या बोलेंगे? पोल, इसलिए इसको P से संकेत कर रहे हैं, P से प्रदर्शित कर रहे हैं। वक्रता केंद्र क्या होगा? किसी जो ये गोलीय दर्पण होता है, जो हमारा दर्पण है अवतल या उत्तल या किसी कांच के खोखले गोले का भाग है और प्रत्येक गोले का एक केंद्र होगा, ठीक है। तो जो गोले का केंद्र है वही जो है गोलीय दर्पण के लिए किसका कार्य करेगा? वक्रता केंद्र का कार्य करेगा, ठीक है। तो वक्रता केंद्र की परिभाषा क्या होगी? कांच जो होता है ध्रुव, ये गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को ये क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो परिभाषा क्या हो गई वक्रता केंद्र की? वक्रता केंद्र क्या होगा? किसी गोलीय दर्पण या कोई गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को ही हम वक्रता केंद्र कहते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे? C से। किससे प्रदर्शित होगा? C से। तीसरी हेडिंग क्या होगी? वक्रता त्रिज्या, ठीक है। वक्रता त्रिज्या, हम जानते हैं सामान्यतः त्रिज्या क्या है? परिधि को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जो है त्रिज्या है, ठीक है। इसको हम क्या बोल रहे थे? इसको जो है हम क्या बोल रहे हैं? वक्रता केंद्र बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इसको? वक्रता केंद्र। अब हमको तीसरी हेडिंग क्या पढ़नी है? वक्रता त्रिज्या, ठीक है। वक्रता त्रिज्या तो क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र, उसकी त्रिज्या को ही हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। परिभाषा में क्या बोल रहे हैं? ये गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग है उसी की त्रिज्या ही इस गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। और त्रिज्या है क्या? परिधि को केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा है वही त्रिज्या है, ठीक है। तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वही त्रिज्या हो जाएगी। इसी को कौन सी त्रिज्या बोलेंगे? इसी को हम बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। कौन सी त्रिज्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। किससे संकेत करेंगे? R से, ठीक है। चौथी हेडिंग क्या है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, ठीक है। मुख्य अक्ष क्या है? किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा ही क्या है? मुख्य अक्ष है, ठीक है। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को आगे तक इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो रेखा है, ये जो रेखा है क्या हो जाएगी हमारी? ये जो रेखा हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी मुख्य अक्ष, ठीक है। परिभाषा क्या है? किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा ही जो है दर्पण का क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। चित्र में कौन सा मुख्य अक्ष है? PC। PC रेखा जो है दर्पण का मुख्य अक्ष है, ठीक है। फिर अगली हेडिंग क्या हो जाएगी? मुख्य फोकस। हेडिंग क्या हो जाएगी अगली? मुख्य फोकस। तो इसमें क्या कहेंगे मुख्य फोकस में, ठीक है। हम इसको अलग से देख लेते हैं, मिटाकर इसको क्या होगा इसमें, हमको क्या किसकी परिभाषा देखनी है? मुख्य फोकस की, ठीक है। मुख्य फोकस क्या है? अब इस दर्पण को, ये हमारा केवल इतने ही काम का है दर्पण, ठीक है। यही जो दर्पण है इतना ही काम का है, ये बाकी हमारे लिए किसी काम का नहीं है। तो हम इसको अलग निकाल सकते हैं ऐसे, ठीक है। दिख रहा होगा आप सभी लोगों को। हम कौन से भाग पर कलई कर रहे हैं? उभरे भाग पर, ठीक है। परावर्तक भाग कौन सा हुआ? दबा हुआ भाग। इसलिए यह दर्पण कौन सा हो गया? यह दर्पण हो जाएगा तुम्हारा अवतल दर्पण, ठीक है। इसको दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोल रहे थे? ध्रुव, P बोल रहे थे, ठीक है। यहाँ पे इसका हो जाएगा वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या था? कांच की जिस खोखले गोले का भाग गोलीय दर्पण था उसी का केंद्र वक्रता केंद्र था। C से प्रदर्शित था, ये हो जाएगी वक्रता त्रिज्या, ठीक है। और इस रेखा को थोड़ा और बढ़ा दीजिए तो ये कौन सा हो जाएगा? मुख्य अक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? मुख्य अक्ष। अब हमको किसकी परिभाषा देखनी है? हमको परिभाषा चाहिए होगी मुख्य फोकस की। इसकी परिभाषा चाहिए हमको मुख्य फोकस की। तो मुख्य फोकस की परिभाषा क्या देंगे? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें। किसके समांतर? मुख्य अक्ष के। अब मुख्य अक्ष के समांतर जो है ऐसी किरणें चल रही हैं, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। तो परिभाषा में क्या बोल रहे हैं? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को ही जो है गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। परिभाषा ऐसे ध्यान दीजिए क्या कह रहा था? किसी गोलीय दर्पण का जो है
मुख्य फोकस क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, ठीक है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है, जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को ही दर्पण का क्या बोल रहे हैं? मुख्य फोकस बोल रहे हैं। प्रदर्शित किससे है? कैपिटल एफ से। किससे प्रदर्शित है? कैपिटल एफ से। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं ये प्रकाश किरणें, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिली उसी बिंदु को ही हम दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। केवल मिलना ही नहीं, मिल सकती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। कौन से दर्पण पर मिलती हुई प्रतीत होंगी? उत्तल दर्पण में। अवतल दर्पण में तो वास्तविक हो रहा है, ये घटना वास्तव में मिल रही है, लेकिन उत्तल दर्पण में ये जो किरणें हैं, उत्तल दर्पण में क्या होगा? उत्तल दर्पण में किरणें केवल आभास है मिलने का, ठीक है, वास्तविक घटना नहीं है, आभासी है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण में हम क्या कहेंगे? ये हो जाएगा हमारा मुख्य अक्ष, यहाँ पे हो जाएगा हमारा सेंटर सी हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ध्रुव, दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव है, ठीक है, ये हो जाएगा वक्रता त्रिज्या, ये हमारी कौन सी रेखा हो गई? ये हो जाएगा हमारा मुख्य अक्ष, ठीक है, कौन सा अक्ष हो जाएगा? मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष के समांतर चल रही थी कौन सी किरणें? प्रकाश किरणें। मुख्य अक्ष के समांतर कौन सी किरणें चल रही हैं? प्रकाश किरणें। ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, ठीक है, या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसी बिंदु को हम क्या बोल रहे थे? यहां तक तो हम लाएंगे वास्तविक में, ठीक है, इसके बाद हम कौन सी लाइन बनाएंगे? डॉटेड लाइन, क्योंकि केवल आभास है, ठीक है, ये घटना जो है वास्तविक नहीं है, तो इधर की लाइन डॉटेड हो जाएगी, ठीक है। तो यही जहां पे मिल रही है उसी को हम क्या बोल रहे थे? मुख्य फोकस बोल रहे थे। क्या बोल रहे हैं? मुख्य फोकस। परिभाषा एक बार और देख लेंगे क्या? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम दर्पण का क्या बोलेंगे? मुख्य फोकस बोलेंगे। किससे संकेत कर रहे हैं? एफ से। किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? एफ से, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा हमारा? मुख्य फोकस के बाद क्या है? फोकस दूरी। मुख्य फोकस के बाद क्या है? फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या है जी? किसी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी ही क्या है? फोकस दूरी है। किससे संकेत कर रहे हैं? स्मॉल एफ से। यहां से यहां तक की दूरी ही स्मॉल एफ है, ठीक है। ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी क्या है? स्मॉल एफ है। इसी तरह यहाँ पे जो है स्मॉल एफ यहाँ पे हो जाएगा। किससे प्रदर्शित है? स्मॉल एफ से। किसको? मुख्य फोकस को, ठीक है। मुख्य फोकस नहीं, फोकस दूरी को। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से और मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और क्या हो जाएगा? फोकस तल। लास्ट हेडिंग क्या है इसमें? फोकस तल। फोकस तल क्या है जी? फोकस बिंदु से होकर जाने वाली तथा मुख्य अक्ष के लंबवत। फोकस बिंदु से होकर जाने वाली तथा मुख्य अक्ष के लंबवत जो है तल, कौन सा तल है? फोकस तल है, ठीक है। फोकस बिंदु, ये फोकस बिंदु दिख रहा है ना, इससे होकर जाने वाली तथा मुख्य अक्ष के लंबवत, इस फोकस से होकर जाने वाली तथा मुख्य अक्ष के लंबवत जो तल होता है, दिख रहा है ना ये तल, ये तल जो मुख्य फोकस से होकर जाए, फोकस बिंदु से होकर जाए, फोकस से होकर जाए और मुख्य अक्ष के लंबवत हो, उस तल को हम कौन सा तल बोलेंगे? फोकस तल। तो ये तल कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा फोकस तल, ठीक है। एक और हेडिंग हम लिख सकते हैं, कौन सा? दर्पण का द्वारक, ठीक है। दर्पण का क्या हो जाएगा? हेडिंग हो जाएगी दर्पण का द्वारक, ठीक है। तो दर्पण का द्वारक क्या है? दर्पण के बाहरी सिरे को, ठीक है, ये दोनों बाहरी सिरे दिख रहे हैं, दर्पण के बाहरी सिरे को मिलाने वाली रेखा जो है दर्पण का द्वारक होती है। संकेत क्या हो जाता है? यम यम डैश। संकेत क्या होता है? यम यम डैश हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे हम दिखा देंगे किसको? यहाँ पे भी हम दिखा देंगे सेंटर को और मुख्य अक्ष को। ये हो जाएगा हमारा सेंटर, ये हो जाएगा वक्रता त्रिज्या, ठीक है, ये हो जाएगा पी ध्रुव और ये हो जाएगा हमारा मुख्य अक्ष, ठीक है, मुख्य अक्ष। चलिए एक एक करके परिभाषा लिख लेते हैं, ठीक है। ये दोनों जो है चित्र हम बना लेंगे। पहले सबसे पहले चित्र ही बना लेंगे। कौन कौन सा चित्र सबसे पहले बनाने वाले हैं? ये चित्र बनाएंगे और ये चित्र बना लेंगे। अगल बगल बना सकते हैं, ठीक है, या ऊपर नीचे बना सकते हैं। तो पहली हेडिंग सभी लोग क्या बनाएंगे? ध्रुव। पहली हेडिंग क्या हो जाएगी हमारी? ध्रुव। तो ध्रुव में क्या लिखेंगे? परिभाषा। चलिए हेडिंग बनाइए ध्रुव और उसमें लिखिए दर्पण का जो है मध्य बिंदु, हेडिंग है ध्रुव, उसमें लिखिए क्या लिखेंगे हेडिंग में? पहली हेडिंग है दर्पण का ध्रुव या ध्रुव कह सकते हैं, तो लिखिए
गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ध्रुव की परिभाषा क्या हो गई? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो हमारी पहली परिभाषा किसकी हो गई? ध्रुव की। दूसरी परिभाषा किसकी होगी? वक्रता केंद्र की। तो हेडिंग क्या बनाएंगे? यहाँ पे चित्र में दिख रहा है ध्रुव। ठीक है, ये गोलीय दर्पण हो गया, इसका मध्य बिंदु हो गया, परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ही क्या है? दर्पण का ध्रुव है। दूसरी हेडिंग क्या हो जाएगी? वक्रता केंद्र। ठीक है, दूसरी हेडिंग क्या हो गई हमारी? वक्रता केंद्र। सभी लोग हेडिंग बनाइए, वक्रता केंद्र। ठीक है, और उसमें लिखिए हेडिंग क्या है हमारी? वक्रता केंद्र। लिखिए, गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को ही गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, फिर से एक बार परिभाषा सुन लीजिए। गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित है? इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किसकी परिभाषा है ये? किसकी परिभाषा है जी? वक्रता केंद्र की परिभाषा है। ठीक है, किसकी परिभाषा हो गई? वक्रता केंद्र की परिभाषा हो गई। ठीक है, अगली हेडिंग क्या हो सकती है हमारी? हम ये भी लिख सकते हैं क्या? अवतल दर्पण का जो वक्रता केंद्र है, इंडिकेट करके चाहो तो वक्रता केंद्र के नीचे इंडिकेट करके क्या लिख सकते हो? इंडिकेट करके लिख लो, अवतल दर्पण में परावर्तक तल की ओर वक्रता केंद्र होता है। इंडिकेट में क्या लिखेंगे? अवतल दर्पण में परावर्तक तल की ओर, देख रहे हैं ये हमारा अवतल दर्पण है, इसके सामने है वक्रता केंद्र, जबकि ये हमारा उत्तल दर्पण है। ठीक है, इसके परावर्तक तल तो ये उभरा हुआ है, इसके पीछे वक्रता केंद्र आ रहा है। वक्रता केंद्र कहाँ आ रहा है? उत्तल दर्पण में पीछे आ रहा है, जबकि अवतल दर्पण में सामने आ रहा है। तो इंडिकेट करके क्या लिख रहे थे? अवतल दर्पण में परावर्तक तल की ओर वक्रता केंद्र, जबकि उत्तल दर्पण में परावर्तक तल के दूसरी ओर वक्रता केंद्र स्थित होता है। ठीक है, इंडिकेट करके क्या लिखे? अवतल दर्पण में परावर्तक तल की ओर वक्रता केंद्र, जबकि उत्तल दर्पण में परावर्तक तल के दूसरी ओर वक्रता केंद्र स्थित होता है। ठीक है, अब हम ये परिभाषा पढ़ चुके हैं किसकी? वक्रता केंद्र की। तीसरी हेडिंग क्या हो जाएगी हमारी? वक्रता त्रिज्या। तीसरी हेडिंग क्या हो जाएगी? तीसरी हेडिंग बनाइए सभी लोग, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वक्रता त्रिज्या। इसमें क्या लिखेंगे? परिभाषा बताया है ना पहले, क्या हो जाएगी परिभाषा? गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को ही गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, परिभाषा में क्या लिखेंगे? गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को ही गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित है? कैपिटल R से। दोनों में हम देख सकते हैं कैपिटल R से प्रदर्शित है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो हमारी परिभाषा किसकी हो गई? वक्रता त्रिज्या की। चौथा क्या हो जाएगा? चौथी हेडिंग सभी लोग बनाएंगे, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या है जी? दर्पण। चलिए परिभाषा लिखिए, हेडिंग बनाइए मुख्य अक्ष, और इसमें लिखिए दर्पण के ध्रुव तथा, ठीक है, परिभाषा में क्या लिखेंगे? दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। चित्र में PC, चित्र में कौन सी रेखा लिखेंगे? चित्र में PC जो है दर्पण का मुख्य अक्ष है। चित्र में कौन सी रेखा जी? PC। चित्र में PC रेखा जो है दर्पण का मुख्य अक्ष है। अगली हेडिंग क्या होगी? मुख्य अक्ष बाद क्या हो गया? मुख्य फोकस। ठीक है, पांचवी हेडिंग हमारी आज की क्या हो जाएगी? मुख्य फोकस। ठीक है, मुख्य फोकस क्या हो जाएगा? अब मुख्य फोकस बताए थे ना, क्या? हेडिंग बनाइए सभी लोग मुख्य फोकस, और उसमें लिखिए, क्या लिखेंगे जी? लिखिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, ठीक है, फिर से एक बार सुन लेते हैं,
मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, ठीक है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को ही, ठीक है, दर्पण के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, ये भी लिख सकते हैं क्या, दर्पण के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है। फिर से एक बार परिभाषा देख लेते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं, उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। दर्पण का क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल एफ से। तो परिभाषा हमारी किसकी हो गई, मुख्य फोकस की। इसके साथ ये दोनों चित्र बनाएंगे, ठीक है। इसके साथ हम क्या करेंगे, ये दोनों चित्र बनाएंगे, ठीक है। ये कौन सा दर्पण हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा उत्तल दर्पण। ये कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल। और ये कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लाइन डॉटेड रहेगी, यहाँ पे लाइन कैसी रहेगी, डॉटेड, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा P, ये हो जाएगा हमारा F। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कैपिटल F, ये हो जाएगा हमारा C। हम यहाँ पे डॉटेड लाइन को दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ से सब कौन सी लाइन में जाएंगी, डॉटेड। क्यों, क्योंकि केवल प्रतीत है, मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। इसलिए इसको हम कौन सी लाइन से दिखाएंगे, डॉटेड। यहाँ पे हो जाएगा F, यहाँ पे F है, ये C है, ये P हो जाएगा, ठीक है। ये स्मॉल f है, जिसकी परिभाषा हम आगे करने वाले हैं। मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से प्रदर्शित करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। मुख्य फोकस को किससे प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल एफ से। तो हमारी परिभाषा हो गई मुख्य फोकस, और इसके नीचे ये दोनों चित्र बन जाएंगे, ये अवतल दर्पण का, ये उत्तल दर्पण का, ठीक है। इंडिकेट करके लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे जी, जो अवतल दर्पण का मुख्य फोकस है वह दर्पण के सामने है, परावर्तक तल के सामने है। और कैसा है, वास्तविक। वास्तविक क्यों कह रहे हैं, हम यहाँ पे तीर को भी दिखाएंगे ऐसे, ठीक है। इस तीर को भी ऐसे दिखा देते हैं, तो इसमें तीर भी बना लेना सभी लोग। ये तीर हो जाएगा आगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी हम तीर को दिखाएंगे, है ना, और ये आगे तीर है ही, ठीक है। हम इंडिकेट में क्या बता रहे थे कि अवतल दर्पण का जो मुख्य फोकस होता है वह परावर्तक तल के सामने या दर्पण के सामने और वास्तविक होता है। वास्तविक क्यों, क्योंकि वास्तव में रेखाएं मिल रही हैं, ठीक है। इसलिए इंडिकेट में हम क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस दर्पण के सामने तथा वास्तविक होता है, जबकि उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस दर्पण के पीछे तथा आभासी होता है, ठीक है। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस दर्पण के सामने तथा वास्तविक होता है, जबकि उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस दर्पण के पीछे तथा आभासी होता है। ये किसमें लिखना था, मुख्य फोकस में। किसमें लिखना है जी, मुख्य फोकस में, ठीक है। इंडिकेट करते हैं। अब अगली हेडिंग बनाएंगे हम, कौन सी हेडिंग बना लेते हैं हम, हेडिंग कौन सी बनाएंगे जी, मुख्य फोकस तो हो गया, हेडिंग हो जाएगी हमारी फोकस दूरी। तो सभी लोग हेडिंग क्या बनाएंगे, फोकस दूरी। लिखिए अब इसमें परिभाषा, हेडिंग क्या है हमारी, फोकस दूरी। इसमें लिखिए सभी लोग, हेडिंग लिखिए फोकस दूरी। लिखिए इसमें, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। परिभाषा एक बार और सुन लीजिए, गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को, या गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे संकेत कर रहे हैं, स्मॉल एफ से। पी और एफ के बीच हम स्मॉल एफ दिखाएंगे, हो सकता है चित्र में दिखे ना, आप लोग अपने से बनाए, ठीक है। पी और एफ के बीच क्या लिखेंगे, स्मॉल एफ। फोकस दूरी की परिभाषा क्या हो गई, गोलीय दर्पण के ध्रुव P तथा मुख्य फोकस F के बीच की दूरी को ये हम क्या बोल रहे हैं, फोकस दूरी बोल रहे हैं। संकेत किससे कर रहे हैं, स्मॉल f से संकेत करते हैं। किससे संकेत कर रहे हैं जी, स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चित्र में हम फोकस दिखा सकते हैं स्मॉल f को यहाँ, ठीक है। अगली हेडिंग हम क्या बनाएंगे, हेडिंग है हमारी फोकस तल। तो सभी लोग हेडिंग क्या लिखेंगे, हेडिंग बनाइए सभी लोग फोकस तल। अब इसमें लिखिए, हेडिंग हो जाएगी हमारी फोकस तल। तो लिखिए इसमें हेडिंग क्या है, फोकस तल। इसमें लिखिए, फोकस बिंदु से होकर जाने वाली, किस बिंदु से,
फोकस बिंदु से होकर जाने वाली तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। ये तल कौन सा तल है? फोकस तल। इसी तरह हम यहाँ पे भी दिखा रहे हैं किसको, ये हमारा हो जाएगा फोकस तल। ठीक है, कौन सा तल हो गया जी? फोकस तल। परिभाषा क्या है? फोकस बिंदु से होकर जाने वाली तथा मुख्य अक्ष के लंबवत 90 अंश पर, ठीक है, लंबवत है मुख्य अक्ष पर, ये हमारी रेखा मुख्य अक्ष है। ठीक है, तो फोकस बिंदु से होकर जाने वाली तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। ठीक है, फोकस बिंदु से होकर जाने वाली तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या लिखेंगे? कोई संकेत नहीं है, केवल चित्र में ये फोकस तल को हम क्या करेंगे? दर्शाएंगे। ठीक है, किसको दर्शाएंगे? फोकस तल को। लास्ट हेडिंग हमारी क्या हो जाएगी? दर्पण का द्वारक। ठीक है, दर्पण का क्या हो जाएगा? द्वारक। ठीक है, तो हेडिंग बनाइए सभी लोग, क्या बनाएंगे? दर्पण का द्वारक। लिखिए, हेडिंग है दर्पण का द्वारक। इसमें लिखिए गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के, हेडिंग है दर्पण का द्वारक, उसमें लिखेंगे गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के बाहरी सिरे को मिलाने वाली जीवा की लंबाई। ठीक है, गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाती है। क्या बोल रहे हैं? गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के बाहरी सिरे को मिलाने वाली जीवा की लंबाई, ये हो जाएगा हमारा गोलीय दर्पण। ठीक है, ये हो जाएगा, ये परावर्तक तल है, ये इसका बाहरी सिरा है, ये दोनों। अब इस सिरे से हमको बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, चाहे तो इस सिरे को मिटा सकते हैं। ठीक है, देखिए मिटा कर दिखा देते हैं। इसमें आप लोग तो बना लेंगे, उसमें तो मिटाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो कह रहा है गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के बाहरी सिरे को मिलाने वाली जीवा की लंबाई। ठीक है, जीवा क्या है? परिधियों को मिलाने वाली रेखा जीवा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है? गोलीय दर्पण के परावर्तक सिरे के बाहरी, परावर्तक तल के बाहरी सिरे को मिलाने वाली जीवा की लंबाई गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाती है। चित्र में जो है यम यम डैश दोनों में देख सकते हैं, यम यम डैश जो है दर्पण का क्या है? द्वारक है। यम यम डैश दर्पण का क्या है जी? द्वारक है। परिभाषा क्या हो गई? गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के बाहरी सिरे को मिलाने वाली जीवा की लंबाई दर्पण का द्वारक कहलाती है। ठीक है, इस प्रकार हम क्या कर चुके हैं? गोलीय दर्पण से संबंधित लगभग सभी परिभाषाएं पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसे ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, फोकस तल और दर्पण का द्वारक, इतने की हमको जरूरत थी जो हम क्या कर चुके हैं, जो हम अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, तो अगली हेडिंग बनाइए। अब हेडिंग लिखिए दर्पण से दूरियां नापने के निर्देशांक ज्यामितीय चिन्ह परिपाटी। ठीक है, हेडिंग क्या आ जाएगी? इस सबको मिटा देते हैं, सबका हो गया ये। हेडिंग क्या है? दर्पण से दूरियां नापने की निर्देशांक ज्यामितीय चिन्ह परिपाटी। ठीक है, हेडिंग में हम लिखेंगे दर्पण से दूरियां नापने की। ठीक है, दर्पण से दूरियां नापने की निर्देशांक ज्यामितीय चिन्ह परिपाटी। निर्देशांक ज्यामितीय चिन्ह परिपाटी। ठीक है, चिन्ह क्या हो जाएगा? चिन्ह परिपाटी। ठीक है, चिन्ह को हम ऐसे लिख सकते हैं सही तरीके से, सामान्यतः तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन हाउ के बीच में न बनाते हैं, ये हो जाएगा सही तरीका। ठीक है, तो हेडिंग क्या होगा? दर्पण से दूरियां नापने की निर्देशांक ज्यामितीय चिन्ह परिपाटी। ठीक है, हमको देखना है कब दूरियां धनात्मक ली जाएंगी, कब दूरियां ऋणात्मक ली जाएंगी। ठीक है, कब दूरियों को हम धनात्मक लेंगे, कब दूरियों को कैसा लेंगे? ऋणात्मक लेंगे। तो हमको पता है निर्देशांक होते हैं, 4 निर्देशांक हैं। ठीक है, ऐसे 4 भागों में बट जाता है ना। इसको हम कौन सा निर्देशांक बोल रहे हैं? ये यक्ष अक्ष है। ठीक है, अक्षों को हम देख सकते हैं ना, ये यक्ष अक्ष होता है, ये यक्ष डैश हो जाएगा। इसी तरह यह वाई हो जाएगा, या कौन सा अक्ष हो जाएगा? वाई डैश हो जाएगा। ठीक है, कौन सा अक्ष हो जाएगा? वाई डैश। ये वाला अक्ष कैसा होता है? ऊपर वाला अक्ष धनात्मक होता है। ठीक है, और ये भी अक्ष कैसा होता है? ये भी ऊपर वाला अक्ष कैसा हो जाएगा? धनात्मक। ये वाला अक्ष कैसा होगा? ये वाला अक्ष हो जाएगा ऋणात्मक।
अक्ष कैसा हो गया, ऋणात्मक। इसी तरह ये वाला नीचे वाला जो अक्ष होता है ये भी क्या होता है, ऋणात्मक। ठीक है, अक्ष कैसा हो जाएगा जी, ऋणात्मक। इसलिए जो इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको कौन सा चतुर्थांश बोलेंगे, दूसरा। इसको तृतीय चतुर्थांश, और इसको कौन सा चतुर्थांश बोलेंगे, चतुर्थ। इसमें जो दोनों चिन्ह है देख रहे हैं, धन और धन है, इसलिए यहाँ पे दोनों चिन्ह कैसे आने वाले हैं, प्लस और प्लस। इसमें जो है दोनों चिन्ह क्या हो जाएंगे, यहाँ पे धन है, यहाँ पे ऋण है। ठीक है, तो यक्ष वाला पहले ऋण आएगा और वाई वाला क्या आ जाएगा, धन आ जाएगा, तो माइनस और प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं यक्ष वाला ऋण है, वाई वाला ऋण है, तो इसलिए इसमें जो चिन्ह होगा वो कैसा होगा, माइनस और माइनस होगा। ये गणित में हम पढ़ देते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, यक्ष अक्ष का धनात्मक है और वाई अक्ष का ऋणात्मक है, तो प्लस और माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारे निर्देशांक। ठीक है, कितने चतुर्थांश है, 4, 1 2 3 4। पहले में दोनों चिन्ह प्लस हो जाएंगे, यक्ष और वाई दोनों के। ठीक है, दूसरे में माइनस और प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, चौथे में प्लस और माइनस। अब हमको क्या पढ़ना है, हमको जब न्यूमेरिकल लगाने होंगे, जब आंकिक लगाने होंगे, तो यह देखने होंगे कि कौन सा चिन्ह किस तरफ ऋणात्मक होगा या किस तरफ धनात्मक होगा। ठीक है, जो किस पर आधारित होगा, इसी निर्देशांकों पर आधारित होगा। ठीक है, तो अब हम इसको समझ लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। मान लो हम यहाँ पे एक दर्पण बना दिए, मान लेते हैं ये हमारा कौन सा दर्पण है, ये हमारा हो जाएगा, ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। ठीक है, ये कौन सा दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण। ये कौन सी दिशा हो गई, ये हमारी होती है आपतित किरण की दिशा। किसकी दिशा है जी, आपतित किरण की दिशा है ये। ठीक है, किसकी दिशा हो गई, आपतित किरण की दिशा। वस्तु हमेशा कहाँ रखी जाएगी, वस्तु हमेशा इस तरफ रखी जाती है, तो यहाँ पे माइनस प्लस मिटा देते हैं और चतुर्थांश मिटा देते हैं। ये हमारी ऐसी रखी जाएगी वस्तु, क्या रखी जाएगी, यहाँ वस्तु रखी जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये वाला अक्ष कैसा होगा, ऋणात्मक हो जाएगा। इस तरफ जितनी भी दूरियां ली जाएंगी, इस अक्ष पर जितनी भी दूरियां ली जाएंगी वो कैसे होने वाली हैं, धनात्मक। यहाँ पे हम दूरियां देख रहे हैं, कैसे होने वाली हैं ये दूरियां, धनात्मक। तो इस सारी दूरियां कैसी हो जाएंगी जी, धनात्मक। इस तरफ जितनी भी दूरियां आएंगी वो सब कैसी आएंगी, ऋणात्मक आएंगी, सब कैसी आएंगी, ऋणात्मक। इसी तरह नीचे जितनी भी दूरियां होंगी, जितनी भी दूरियां कहाँ होने वाली हैं, जितनी भी दूरियां जो है नीचे की तरफ होने वाली हैं। ठीक है, ये जो जितनी भी दूरियां हैं सब कैसी ली जाएंगी, सब जो है ऋणात्मक ली जाएंगी। और ऊपर की तरफ दूरियां कैसे ली जाएंगी, ऊपर की तरफ दूरियां जो है धनात्मक ली जाएंगी। ठीक है, ऊपर की तरफ दूरियां कैसे ली जाएंगी, धनात्मक ली जाएंगी। अब हमको पढ़ना है क्या क्या होने वाला है, दूरियां कैसे होंगे। ठीक है, तो लिखिए, इसमें हेडिंग बनाएंगे, दर्पण से दूरियां नापने की निर्देशांक ज्यामितीय चिन्ह परिपाटी। ठीक है, जैसे अब हमको पढ़ना है कब कब धनात्मक होगा, कब कब ऋणात्मक होगा। तो चलिए इसमें लिखिए, दर्पण से वस्तु की दूरी, हेडिंग बना लीजिए और उसमें लिखिए चिन्ह परिपाटी के बाद लिखिए, दर्पण से वस्तु की दूरी u, वस्तु की दूरी को क्या बोलते हैं, u, आगे मिल जाएगा अभी। दर्पण से वस्तु की दूरी स्मॉल u तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल v, पुस्तक में लिखे देंगे, दर्पण से वस्तु की दूरी स्मॉल u, और फिर क्या हो जाएगा, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल v। ठीक है, फोकस दूरी स्मॉल f, फोकस दूरी सब कामा करके लिखेंगे, फोकस दूरी स्मॉल f कामा वक्रता त्रिज्या r, और वस्तु की ऊंचाई o, वस्तु की ऊंचाई को क्या बोल रहे हैं, o, तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई को क्या बोलेंगे, I। ठीक है, वस्तु की ऊंचाई को o क्यों बोल रहे हैं, o से ऑब्जेक्ट होता है, वस्तु होता है, और प्रतिबिंब की ऊंचाई को I बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इमेज होता है। ठीक है, तो क्या क्या लिखे, दर्पण से वस्तु की दूरी स्मॉल u, दर्पण से वस्तु की दूरी क्या होगा, स्मॉल u, प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल v, फोकस दूरी f, वस्तु की ऊंचाई o तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई I। ठीक है, ठीक है, I है, हो गया ना। इसमें लिखिए, जिन्हें माप कर उचित धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्ह के साथ रखते हैं। ठीक है, क्या लिखे, दर्पण से वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल v, फोकस दूरी स्मॉल f, वस्तु की ऊंचाई o, प्रतिबिंब की ऊंचाई I है, जिन्हें माप कर धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्ह के साथ उचित तरीके से रखते हैं। इसके लिए निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी उपयोग में लाई जाती है। इसके लिए निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी उपयोग में लाई जाती है, जो कि निम्न है। ठीक है, जो कि निम्न है। निम्न है के बाद डैश करिए और पहला नंबर लिखिए। डैश करके क्या करेंगे, पहला नंबर लिखिए। पहला नंबर क्या हो जाएगा, दर्पण से, पहला नंबर लिखिए,
डैश करिए और उसमें क्या लिखिए, पहला नंबर लिखिए, दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाएंगी। दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाएंगी। ठीक है, हमेशा यह ध्यान रखना है, कभी भी प्रकाश किरण दाहिनी ओर से नहीं आएगी, हमेशा प्रकाश किरण किस तरफ जाएगी, हमेशा प्रकाश किरण जो है बाईं ओर से जाएगी, बाईं ओर से चलेगी। ठीक है, तो दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव किस ओर से डाली जाएंगी, बाईं ओर से। ठीक है, तो पहला नंबर क्या हो गया, दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाएंगी। दूसरा नंबर लिखिए, समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के अनुदिश मापी जाएंगी। दूसरा नंबर क्या है, समस्त दूरियां दर्पण के मुख्य अक्ष से, दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के अनुदिश मापी जाएंगी। समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के अनुदिश मापी जाएंगी। कहां से मापना है, ध्रुव से। ध्रुव क्या है, दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव है। ठीक है, ये रेखा को हम मुख्य अक्ष मानेंगे, तो ध्रुव से मुख्य अक्ष, ये रेखा को क्या मान रहे हैं, इसी रेखा को हम अभी मानेंगे मुख्य अक्ष। ठीक है, इस रेखा को कौन सी अक्ष मानेंगे, मुख्य अक्ष। तो क्या कह रहा है, समस्त दूरियां जो है गोलीय दर्पण में ध्रुव से मुख्य अक्ष के अनुदिश मापी जाएंगी। किस तरफ मापी जाएंगी, मुख्य अक्ष के अनुदिश। तो दूसरा नंबर समझ में आ गया। पहला नंबर क्या था, किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाएंगी, प्रकाश किरणें। दूसरा, समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के अनुदिश मापी जाएंगी। तीसरा नंबर लिखिए, तीसरा नंबर लिखिए, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां सदैव धनात्मक ली जाएंगी। तीसरा नंबर क्या लिखेंगे, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां सदैव धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाएंगी या सदैव धनात्मक ली जाएंगी। ये देखिए, आपतित किरण किस तरफ जा रही है, बाएं से दाएं की ओर। ठीक है, तो इस तरफ जितनी भी दूरियां होंगी, इस तरफ जो होगी, हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ये कौन सी दिशा है, आपतित किरण की दिशा। कौन सी दिशा है जी, आपतित किरण की दिशा। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे भी लिखे हैं। ठीक है, और ये कौन सी दिशा हो जाएगी, आपतित किरण की विपरीत दिशा। आपतित किरण की विपरीत दिशा। ठीक है, आपतित किरण की कौन सी दिशा हो गई, आपतित किरण की विपरीत दिशा। तो क्या कह रहा है, आपतित किरण की दिशा में अगर तुम बाएं से दाएं की तरफ जाओगे तो हम कहेंगे आपतित किरण की दिशा में चल रहे हो, दाएं से बाएं की तरफ आ गए तो आपतित किरण की विपरीत दिशा में चल रहे हो। तो क्या कहा है, तीसरा नंबर, आपतित किरण की दिशा में ली गई दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ रखी जाएंगी। ठीक है, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाएंगी, यानी इस दिशा में जो भी दूरी होगी सब कहां होगी, धनात्मक। देख रहे हैं यहाँ पे धनात्मक। ठीक है, तो इस दिशा में जितनी भी दूरियां हैं सब कैसी हो गई, धनात्मक। ठीक है, और आपतित किरण की विपरीत दिशा में दूरियां कैसे होने वाली हैं, ऋणात्मक। तो चौथा नंबर लिखिए, चौथा नंबर क्या लिखेंगे जी, चौथा नंबर लिखिए, आपतित प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में, आपतित प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में ली गई दूरियां या मापी गई दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाएंगी। क्या लिखे, आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाएंगी। ठीक है, यही बताए हैं क्या, ये आपतित किरण की विपरीत दिशा है और इस पर कौन सी दूरी ली जाएगी, ऋणात्मक दूरी। कौन सी दूरी ली जाएगी जी, ऋणात्मक। तो आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां कौन से चिन्ह के साथ ली जाएंगी, ऋणात्मक चिन्ह के साथ। ये कौन सा नंबर है, चौथा। तीसरा नंबर क्या कहा था, आपतित किरण की दिशा में दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाएंगी। दूसरा नंबर क्या कहा था, सदैव सभी दूरियां जो होंगी दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के अनुदिश मापी जाएंगी। पहला नंबर का क्या कहा है, प्रकाश सदैव बाईं ओर से डाला जाएगा। सदैव प्रकाश किरणें किस ओर से आएंगी, बाईं ओर से आएंगी। इस प्रकार हम कितने कर चुके, 4 कथन। पांचवा नंबर लिखिए, पांचवा नंबर क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के ऊपर, ये कौन सी अक्ष है, ये हमारी मुख्य अक्ष है, इसके ऊपर जितनी भी दूरी ली जाएगी सब कैसी ली जाएगी, धनात्मक। ठीक है, मुख्य अक्ष के ऊपर जितनी भी दूरी होगी सब धनात्मक होगी, जबकि मुख्य अक्ष के नीचे, देख रहे हैं ये मुख्य अक्ष ऊपर है ना, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ हम कैसा देख रहे हैं, धनात्मक, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ, जबकि मुख्य अक्ष के नीचे ली गई दूरियां कौन से चिन्ह के साथ, ऋणात्मक चिन्ह के साथ मापी जाएंगी। तो पांचवा नंबर लिख लीजिए, लिखो वस्तु तथा प्रतिबिंब की लंबाई। पांचवा नंबर में लिखिए, वस्तु तथा प्रतिबिंब की लंबाई मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर धनात्मक, वस्तु तथा प्रतिबिंब की लंबाई मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर धनात्मक तथा मुख्य अक्ष के नीचे की ओर ऋणात्मक ली जाती है। ठीक है,
क्या लिखिए पांचवा, वस्तु तथा प्रतिबिंब की लंबाई मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर धनात्मक तथा मुख्य अक्ष के नीचे की ओर ऋणात्मक ली जाती है। ठीक है, मुख्य अक्ष के नीचे की ओर कैसे ली जाएगी, ऋणात्मक ली जाएगी। ये तो हम बना सकते हैं। अवतल दर्पण का दिख रहा है, ये कौन से दर्पण का दिख रहा है, अवतल दर्पण का। हम चाहें तो ऐसे ही कौन से दर्पण का बना सकते हैं जी, हम जो है निर्देशांक ज्यामिति के आधार पर हम कौन सा, ध्यान रखिए ये ऊपर की ओर धनात्मक, ऊपर की ओर लिख सकते हैं, ऊपर की ओर जो है, ऊपर की ओर दूरी धनात्मक, ऊपर की ओर दूरी कैसी हो गई, धनात्मक, और नीचे की ओर यहाँ पे मिटा के लिख देते हैं, नीचे की ओर दूरी, नीचे की ओर दूरी जो है, नीचे की ओर दूरी कैसी हो गई, नीचे की ओर दूरी ऋणात्मक हो गई। ठीक है, यहाँ पे चाहो तो दो बार ऋण मत लिखो, ध्यान रखिए इस पर चल रहे हैं, इस पर जब चल रहे हैं, ठीक है, जब इस पर चल रहे हैं तो कैसा चल रहे हैं, धनात्मक, इधर जब चल रहे हैं तो ऋणात्मक, ऊपर चल रहे हैं तो धनात्मक, और नीचे चल रहे हैं तो ऋणात्मक। ठीक है, नीचे चल रहे हैं तो कैसा, ऋणात्मक हो गया, है ना। तो ये दो बार नहीं लिखोगे तो भी काम चल जाएगा हमारा। ये तो कौन से दर्पण का हो गया, ये हो गया अवतल दर्पण का। अब अवतल दर्पण का हम क्या देखेंगे, अवतल दर्पण का जो फोकस होता है और वक्रता केंद्र होता है वो परावर्तक तल के सामने की ओर होता है, मतलब बाईं ओर, और बाईं ओर दूरियां कैसी दी जा रही हैं, ऋणात्मक। तो अवतल दर्पण का जो फोकस होगा या फोकस दूरी जो होगी वह ऋणात्मक होगी। ठीक है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होगी, ऋणात्मक। जबकि उत्तल दर्पण में क्या होता है, हम चाहें तो ऐसा ही चित्र निर्देशांक ज्यामिति के आधार पर बना सकते हैं। इसका थोड़ा बड़ा बना देंगे, इसको दिख जाएगा सबको। यहाँ पे हम बनाएंगे कौन से दर्पण का, यहाँ पे हम बना रहे हैं अवतल दर्पण। ठीक है, यहाँ पे कौन सा दर्पण हो गया, कैसे पता चल रहा है, अवतल है जी, भाग कलाई कौन से भाग पर कर दी गई है, दबे हुए भाग पर, और उभरा भाग कैसा है, परावर्तक है, उभरा भाग कैसा है, परावर्तक। तो इस तरफ जितनी भी दूरियां ली जाएंगी, बाईं तरफ दूरियां कैसी हैं, ऋणात्मक है, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये दूरी कैसी हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी, थोड़ा और इधर लिख देते हैं, ये दूरी हो जाएगी हमारी ऋणात्मक। ठीक है, और ये दूरी कैसी हो गई, ये दूरी हो गई हमारी धनात्मक। ठीक है, ये दूरी हमारी ऊपर की ओर दूरी कैसी है, ऊपर की ओर दूरी धनात्मक है, और नीचे की ओर दूरी कैसी है, नीचे की ओर दूरी जो है ऋणात्मक है। ठीक है, इसको बोल रहे हैं यक्ष अक्ष, इसको यक्ष डैश, इसको वाई, और इसको कौन सी अक्ष, वाई डैश अक्ष। कौन सी अक्ष हो जाएगी, वाई डैश अक्ष। वस्तु कहाँ रखी जाएगी, वस्तु हमेशा सदैव बाईं ओर, क्यों, क्योंकि प्रकाश हमेशा बाईं ओर से आ रहा है, प्रकाश वस्तु से ही आएगा, तो ध्यान रखना है वस्तु सदैव किस ओर रखी जाएगी, बाईं ओर। ठीक है, और ये आपतित किरण की दिशा है, वस्तु से जो प्रकाश निकलेगा उसे आपतित किरण बोल रहे हैं। आपतित किरण सदैव बाईं से दाईं ओर, क्यों, क्योंकि आपतित किरण की दिशा सदैव बाईं ओर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपतित किरण की दिशा। ठीक है, आपतित किरण की दिशा हो जाएगी। ठीक है, ये कौन सी दिशा हो जाएगी, ये आपतित किरण की विपरीत दिशा हो जाएगी। ये हो जाएगा आपतित किरण की विपरीत दिशा। ठीक है, आपतित किरण की कौन सी दिशा हो गई, विपरीत दिशा हो जाएगी, है ना। तो ये चित्र बना लेंगे। यहाँ पे अब ध्यान रखिए, अवतल दर्पण का जो फोकस होगा, ये अवतल दर्पण है, इसका फोकस तो इस तरफ होगा, क्यों, क्योंकि परावर्तक तल के सामने होता है, तो अवतल दर्पण का फोकस इधर होगा, वक्रता केंद्र भी इधर होगा। ठीक है, जबकि उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वह किस तरफ होने वाला है, दाईं ओर होने वाला है, यानी उत्तल दर्पण का फोकस यहाँ पे होगा और इधर ही वक्रता केंद्र हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इंडिकेट में, ये दोनों चित्र बना सकते हैं और इंडिकेट में लिख सकते हैं। इंडिकेट में क्या लिखिए, लिखिए इंडिकेट क्या लिखेंगे जी, अवतल दर्पण का जो फोकस होगा वह फोकस दूरी जो होगी ऋणात्मक होगी, फोकस नहीं फोकस दूरी। ठीक है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होगी, ऋणात्मक, जबकि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वह कैसी दी जाएगी, धनात्मक चिन्ह के साथ, क्यों, क्योंकि दाईं ओर है और ये किस तरफ है, बाईं ओर। तो इंडिकेट लिखिए इंडिकेट करके लिखिए, देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इंडिकेट करके क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, क्यों, क्योंकि किस तरफ है, दर्पण के सामने है और किस तरफ आ रहा है, बाईं ओर। ठीक है, फोकस दूरी है क्या, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी ये हो जाएगा तुम्हारा ध्रुव। ठीक है, और ये हो जाएगा स्मॉल एफ, ये क्या है, कैपिटल एफ है, ये मुख्य फोकस है, फोकस दूरी किससे प्रदर्शित है, स्मॉल एफ से। ठीक है, तो क्या कहा गया, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वह ऋणात्मक, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी। ये ध्यान रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल लगाने में, आंकिक लगाने में इनकी जरूरत है।
ठीक है। तो लिख लीजिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है, ये हो गया हमारा चिन्ह परिपाटी। ठीक है, अगली हेडिंग क्या हो जाएगी, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। ठीक है, हेडिंग क्या बोल रहे हैं, हमारी जो अगली हेडिंग होने वाली है, चिन्ह परिपाटी ध्यान रखना है क्योंकि इसी पे सवाल लगने वाले हैं। ठीक है, हेडिंग क्या हो जाएगी हमारी, हेडिंग हो जाएगी हमारी गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनने के नियम। ठीक है, गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनने के नियम हमको पढ़ना है। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण से कितने प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं और उस प्रतिबिंब बनने के नियम क्या है, उसी नियम को हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कितने नियम है, 3 नियम प्रतिबिंब बनने के कितने नियम है, 3 नियम, 1, 2 और 3। प्रथम नियम क्या कह रहा है, प्रथम नियम कहता है कि जो भी रेखाएं, दिखवा देते हैं पहले एक बार सुन लेते हैं। प्रथम नियम हो जाएगा और हो जाएगा द्वितीय नियम। ठीक है, तीसरा हो जाएगा तृतीय नियम। 3 नियम हमको पढ़ने हैं दर्पण से प्रतिबिंब बनने के। ठीक है, दर्पण से प्रतिबिंब बनने के कितने नियम है, 3 नियम। पहला नियम क्या कह रहा है, जो भी रेखाएं जो होंगी मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी। ठीक है, अगर हम देख लें ये हो जाएगा, अवतल दर्पण में समझ लेते हैं, जब दिखाएंगे कल तो उत्तल में भी समझा देंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, ये तो मुख्य अक्ष हो जाएगा हमारा, ये कौन सा अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष। तो कह रहा है जो भी रेखाएं जो है मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएंगी वह सब दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएंगी, मुख्य फोकस यक्ष से होकर जाती हैं। कहां से होकर जाएंगी जी, मुख्य फोकस यक्ष से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, गोली पहला नियम क्या कह रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम क्या कह रहा है, दूसरा नियम, जो भी रेखाएं जो होंगी किससे होकर जाएंगी, जो भी रेखाएं जो होंगी फोकस से होकर जाएंगी। मान लो ये फोकस है, ठीक है, ये ध्यान रखिए, कल ऊपर की तरफ की गई है, यानी दर्पण कौन सा है, अवतल है। ठीक है, दर्पण कौन सा है, अवतल। पहला नियम क्या कह रहा था, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस यक्ष से होकर जाती हैं। दूसरा नियम क्या कह रहा है, जो भी रेखाएं जो होंगी फोकस यक्ष से होकर जाएंगी, जो भी प्रकाश किरणें फोकस यक्ष से होकर जाएंगी वह सब दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होंगी। 3 नियम ध्यान रखने हैं, इसी पर हम क्या करेंगे, प्रतिबिंब बनाएंगे। ठीक है, पहला क्या कहा है, जो भी रेखाएं मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएंगी वह सब दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस यक्ष से होकर जाएंगी। दूसरा नियम क्या कह रहा है, जो भी किरणें मुख्य फोकस यक्ष से होकर जाएंगी वह सब दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या होने वाली हैं, सब दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होने वाली हैं। ठीक है, दूसरा नियम क्या है, जो भी प्रकाश किरण जो है दर्पण के मुख्य फोकस यक्ष से होकर जाएगी वह सब दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होगी। तीसरा नियम क्या कह रहा है, तीसरा नियम हमारा क्या है, ये हो जाएगा फोकस और ये हो जाएगा वक्रता केंद्र। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये वक्रता केंद्र सी हो जाएगा, ये हो जाएगा फोकस यक्ष। तो पहला नियम हमको पता ही हो गया है। पहला दूसरा क्या, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस यक्ष से होकर जाएंगी। दूसरा नियम, जो भी किरणें फोकस यक्ष से होकर जाएंगी वो सब दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। तीसरा नियम कह रहा है, जो भी किरणें जो होंगी वक्रता केंद्र से होकर जाएंगी, जो भी किरणें वक्रता केंद्र सी से होकर जाएंगी वह सब दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौटेंगी। ठीक है, जो भी प्रकाश किरणें दर्पण के वक्रता केंद्र सी से होकर जाएंगी सब दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में क्या होंगी, वापस लौट आएंगी। यही 3 नियम है जिनके आधार पर हम क्या करेंगे, प्रतिबिंब बनाएंगे। ठीक है, ये 3 नियम कल लिखवा देंगे, कल कर लेंगे इस 3 नियमों को, बस अभी ध्यान रखिएगा। ठीक है।